we are going to shoot All India Rank 1. Isha, follow us. My name is Isha Kothari. I have secured AIR 1 in NEET UG 2024. My father's name is Sudhir Kothari. He is a businessman. My mother's name is Hansa Kothari. She is a housewife. मेरे मम्मी पापा का मेरी इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल रहा है. उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, मेरे डिसीजंस में सपोर्ट किया. मैं उन्हें दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ. हेलो सुपरस्टार ऑफ नीट 2024. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा लग रहा है बच्चे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी. तो बच्चे अपने बारे में थोड़ा सा बताओ सबसे पहले. मेरा नाम ईशा कोठारी है और मेरी नीट यूजी में AIR 1 आई है. एंड उदयपुर में आप पहली ऐसे बच्चे हो जिसकी रैंक 1 आई है. हाँ. तो उदयपुर सिटी फर्स्ट टाइम ये विटनेस करेगा कि यहाँ से रैंक 1 निकालने वाले बच्चे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. यस. ओके, तो कुछ आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं बच्चे. तो सबसे पहले जब आपने देखा स्कोर कार्ड अपना, पहला रिएक्शन क्या था आपका स्कोर कार्ड देखते के साथ में? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी थी. एक आइडिया मतलब फाइनल आंसर की आ गई थी तो पता था, बट एक रिज़ल्ट आया तो अलग ही खुशी थी, अलग ही माहौल था. ऐसे खुशी में पागल हो गए थे. तो 720/720 जो परफेक्ट स्कोर है उसके साथ में वो रैंक देख करके जो अलग खुशी फील होती है, वो एक डिफरेंट ही फीलिंग आपके लिए रही है. ओके, तो नीट की तैयारी यूजुअली बच्चे 11th के बाद में सोचते हैं कि हमें बायोलॉजी लेना है या हमें मैथमेटिक्स लेना है. आपने कब डिसाइड किया कि मुझे नीट की तैयारी करनी है और डॉक्टर ही बन के दिखाना है? मैं जब छोटी थी तो मुझे पता चला कि मेरे घर में दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर नहीं है. तो मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है. तो मुझे बचपन से था कि डॉक्टर बनना है, पर मुझे नहीं पता था नीट एग्ज़ाम होता है. लाइक मुझे पता चला होगा प्रोबेबली 9th-10th में कभी, पर मैं 9th-10th ऑनलाइन थी. लाइक कोविड बैच या 9th-10th कोविड बैच थे हम. तो मैंने नीट एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, पर मैंने 9th-10th में नीट के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया. मैं कोचिंग में थी, लेकिन मेरा मेन फोकस था कि ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल उन पे ही ध्यान था. मैंने नीट के लिए प्रॉपर तैयारी 11th से ही शुरू करी है. ओके, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू नो कि 11th क्लास से शुरू करके 12th क्लास के एंड तक आपने रैंक 1 भी निकाल दी है. ये बहुत ही इंस्पायरिंग है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि बस 2 साल 11th 12th आपने तैयारी करी फुल फोकस फुल डेडिकेशन के साथ में, एंड रैंक 1 आपने निकाल दी है. बच्चे आजकल ना टेक्नोलॉजिकली एडवांस एरा आ चुका है, तो बच्चे ना इंस्टाग्राम पे रीलें देखे जा रहे हैं, स्नैपचैट यूज़ करे जा रहे हैं. तो ऐसा कुछ टाइम सीपेज आपने भी किया? क्या आप इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या इन ऐप्स को यूज़ करते थे या बिल्कुल इससे दूर थे? मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था, मैंने नहीं लिया था, मैंने मना कर दिया था लेने के लिए. मैं इंस्टाग्राम स्नैपचैट किसी पे नहीं थी. मैं व्हाट्सएप ठीक है और यूट्यूब कभी कभी देख लेती थी. तो अच्छा, मतलब आपने कोई सोशल मीडिया को यूज़ नहीं किया ताकि उससे टाइम आपका सेव हो पाए. हाँ. आपकी हॉबीज़ क्या थी? अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग कुछ और पसंद था आपको? मेरी ऐसा कोई हॉबीज़ नहीं थी, पर मैं जैसे पढ़ाई का शिफ्ट ख़त्म होने के बाद मैं म्यूज़िक सुन लिया करती थी, या फिर अगर शाम के टाइम मम्मी के साथ कभी वॉकिंग पे चली जाती थी. मतलब आपने एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट किया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, एंड म्यूजिक थोड़ा सा एक सूदिंग सा सेंस क्रिएट करता है, तो वापस से आप एनर्जाइज्ड फील करते हो पढ़ने के लिए, राइट? तो बेटा जनरली जो 12th वाले स्टूडेंट्स होते हैं, 12th बोर्ड भी है एंड नीट का एग्ज़ाम भी है, तो वो बोर्ड एंड नीट में कहीं जगलिंग फेज में रह जाते हैं. तो क्या ये प्रॉब्लम आपने भी फेस किया कि बोर्ड एग्ज़ाम है एंड साथ में नीट भी है? मेरा मेन फोकस तो हमेशा ही नीट रहा है. मतलब मुझे बोर्ड्स के परसेंटेज पे ऑनेस्टली कभी ज़्यादा था नहीं. लेकिन जैसे इंग्लिश पी है, तो इंग्लिश की हमारे स्कूल में क्लासेस चलती थी, तो इंग्लिश के चैप्टर्स तो आइडिया थे और ग्रामर वगैरह उन सब का था. पी ऐसा सब्जेक्ट था जो था कि एग्ज़ाम से मैंने 2 दिन पहले ही शुरू किया था, और फिर उन 2 दिन मैंने पढ़ा, वो अच्छे से पढ़ा. बाकी जब बोर्ड्स चल रहे थे तब भी मैं नीट के फुल मॉक टेस्ट लगा रही थी और पेपर सॉल्व कर रही थी. मैंने नीट की तैयारी नहीं छोड़ी थी. मैं NCERT भी साथ साथ में पढ़ रही थी. 11th थोड़ा बहुत कहीं छूट गया था, बट ऐसा कि अगर किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा छुट्टियां रहती थी कि पहले 7-8 दिन की छुट्टियां है, तो थोड़ा बहुत 11th का कोई पोर्शन अगर लगता है कि रिवाइज़ करना है, अभी मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस रॉन्ग जा रहे हैं, तो वो पढ़ लिया करती थी.
इसका मतलब आपने 12th में साथ साथ में 11th का रिवाइज किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th में तो आ गए हैं लेकिन उन्हें लगता है कि 11th हमारा वेस्ट हो गया। बाय द टाइम 12th में आते हैं तब वो थोड़ा सीरियस होना शुरू होते हैं। तो जो 11th का बैकलॉग रह जाता है उससे आपने कैसे कॉप अप किया, कैसे आपने उसको कवर किया 11th के बैकलॉग को? मैं 11th से ही पढ़ रही थी, तो मेरी 11th ऐसा, मतलब 11th ख़त्म होने के बाद मैंने ऐसा था कि हर चैप्टर पढ़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं था कि कुछ बैकलॉग टाइप हो। मैंने 11th में एक गलती करी थी कि मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं छुई थी। मतलब मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। बायो तो मैंने बहुत बार पढ़ी थी 11th में एनसीईआरटी, बट मैंने 11th में केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। तो मुझे वो कॉप अप करना था लाइक मेन तो की। और ऐसा था कि फिज़िक्स की एनसीईआरटी भी एटलीस्ट 1-2 बार नज़रों से तो निकालनी थी। मतलब मैंने पढ़ी है, ऐसे 2-3 बार देखी है, पढ़ी है, ढंग से नहीं बट हाँ करी है। तो मैंने ऐसे किया कि जैसे जैसे टेस्ट आते थे तो टेस्ट का जो भी सिलेबस होता था उस हिसाब से कवर किया। तो पूरे साल में वो 11th पूरी वापस रिवाइज हो गई, और वो 2 बार रिवाइज हो गई। लाइक एक बार टेस्ट में वो सारे सिलेबस आ गए इनिशियल के टेस्ट में, और लास्ट के टेस्ट में वो सारे वापस आ गए। तो ऐसे 11th भी पूरा 12th के साथ साथ रिवाइज होता था। वेरी नाइस स्ट्रेटजी। मतलब जो मॉक टेस्ट का आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आप रिवाइज करते हुए चले गए। इसका मतलब ये है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम कहते हैं कि मॉक टेस्ट आपको 10 से 15 लगाने चाहिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने मॉक टेस्ट पेपर लगाने चाहिए? मैं अगर सिर्फ जैसे हमारे मॉक टेस्ट होते थे हर 21 दिन में, लाइक ऐसा 11th की स्टार्टिंग से चला है और ऐसा होता था। अगर मैं बात करूँ कि लास्ट के 4 महीने लाइक जनवरी से अप्रैल की, तो मैंने 70 to 80 मॉक टेस्ट दिए हैं। फुल सिलेबस और पार्ट दोनों मिला के मैंने इतने पेपर सॉल्व किए हैं। ओके, एंड फुल लेंथ सिलेबस जिसमें 11th-12th कंप्लीट आ रहा है, वो कितने मॉक टेस्ट पेपर आपने सॉल्व किए? वो मे बी अराउंड 40 to 50 हो गया। वेरी नाइस स्कोर। तो जो 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट आपको लगता था या तीनों सेम लगते थे? लाइक मुझे ऐसा था कि मेरे से बायो में अगर, मतलब मैं बीच में एक ऐसी स्टेज में आ गई थी कि बायो में सिर्फ एनसीईआरटी रट रही थी एक्चुअली। तो मुझसे बायो का कुछ भी एक लाइन बाहर का क्वेश्चन नहीं बनता था। तो एक बायो का मुझे था कि रटना नहीं चाहिए बिल्कुल ऐसे, वो मुझे समझ आ गई। तो मेरा एक कहीं ना कहीं बायो रहा है थोड़ा कि अगर एनसीईआरटी की लाइन से बाहर आया, कुछ भी थोड़ा भी बाहर आया तो मैं नहीं कर पाती थी। तो एक बायो मुझे थोड़ा वीक लगता था। बाकी आसान सब्जेक्ट, बाकी मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री वर इक्वली गुड। ओके, वाओ, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि जिस बच्चे के 720 आउट 720 है उसको फिजिक्स प्यारा लगता है, बायोलॉजी से उसको डर लग रहा था। क्योंकि नीट के जितने बच्चों से आप बात करोगे, गणित से एक अलग सी ही घबराहट सी फील होती है उन्हें, फिजिक्स से एक अलग ही डर लगता है। तो आपको फिजिक्स से कभी डर नहीं लगा? फिजिक्स वॉज ऑल सॉर्टेड? मतलब मैंने मैथ्स से कभी नफरत नहीं करी। लाइक जब मैंने 9th-10th में 10th पास करी तो भी ऐसा क्लियर था कि मुझे बचपन से ही क्लियर था कि बायो लेनी है। बट आई नेवर मिस्ड ऑन द पार्ट, मतलब पर फिर भी मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी, मुझे मैथ्स भी पसंद थी, तो मैंने फिजिक्स में कभी उस पोर्शन पे स्ट्रगल नहीं किया। वेरी नाइस, वेरी गुड टू नो दैट। अच्छा, जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो 11th हो गया, 12th हो गया, पूरे 2 साल हमारे निकल जाते हैं। पूरे 2 साल में कभी भी ऐसा कोई मोमेंट आपको फील हुआ कि यार मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ते हैं इसको, किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं? कोई भी एक मोमेंट ऑफ डीमोटिवेशन आपको फील हुआ, और अगर हुआ तो आपने कैसे उससे डील किया? मैं बात करूँ तो 12th के मिड में, मतलब 12th के मिड में वो एक एक्सट्रीम फेज आया था कि मेरे कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट में मार्क्स थोड़े कम आ रहे थे। लाइक मेरा सपना था एम्स दिल्ली का, तो इट्स की अगर उधर जाना है तो 700 तो लाना ही पड़ेगा हर टेस्ट में, ऐसा था। और मेरे नहीं आ रहे थे, लाइक 700 नहीं आ रहे, 700 के आसपास भी नहीं थे इनफैक्ट मेरे मार्क्स। तो तब मुझे ऐसा बहुत डीमोटिवेशन हुआ कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लाइक पता नहीं कौन से कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करूँगी। तो मैंने तो सर से बात करी, तो सर ने मुझे समझाया कि तुम्हें खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब तुम खुद पे नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि खुद पे भरोसा रखो और हो जाएगा। लाइक एक 2 साल की जर्नी है तो हर फेस करता है, लाइक सारी सिचुएशंस फेस करता है, एंड इट्स फाइन। अगर हो सकता है ना कि नीट के एग्ज़ाम के दिन वो फेस नहीं करनी पड़े, तो एक पहले से ही पता है, एक दिमाग में मोटिवेशन है कि पता है कैसे डील करना है। तो
ऐसा। इसका मतलब ये हुआ जब आप डीमोटिवेटेड फील करते हो तो आपके टीचर्स बहुत ही काम में आते हैं, तो घर से भी आपको फैमिली सपोर्ट मिला क्या? हाँ, मेरे घर से भी लाइक कभी भी ऐसा है तो मम्मी से बात कर ली, पापा से बात कर ली, तो उनका भी बहुत सपोर्ट था। वो भी मुझे खुद पे विश्वास दिला रहे थे कि तुम कर सकती हो, हाँ तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी, आराम से हो जाएगा। स्ट्रेस ले लोगी तो पढ़ाई नहीं होगी, इसीलिए आराम से करो, पढ़ते रहो, हो जाएगा। वेरी नाइस टू नो। अच्छा, जब ये नीट की जर्नी है उसमें मेन प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि उनके डाउट्स रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ तो लेते हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लेकिन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए टीचर को रीच आउट नहीं कर पाते। कुछ बच्चे शाई फील करते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि मेरा मजाक ना बन जाए पूरी क्लास में। तो डाउट क्लियरेंस के लिए आपने क्या किया? मैंने डाउट्स के लिए इन्फिनिटी लर्न ऐप को यूज़ किया। इसमें 24/7 डाउट असिस्टेंस अवेलेबल है, और वहाँ के जो मॉक टेस्ट है वो स्पेसिफिकली नीट पैटर्न पे बेस्ड है, मतलब क्वेश्चंस सिमिलर पैटर्न्स के होते हैं। और मैंने वहाँ के मॉक टेस्ट दिए हैं, और बहुत हज़ारों बच्चों में रैंक आती है, तो उससे पता भी चलता है। और वहाँ का एक और बहुत अच्छा फीचर ये है कि क्रिएट योर ओन टेस्ट का भी ऑप्शन है, तो आप कभी भी क्रिएट करके दे सकते हो। मतलब आप अपने लेवल के हिसाब से टेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने किसी चैप्टर को कंप्लीट किया है तो इजी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, बाद में आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड टू नो। नीट की तैयारी में जो लास्ट वाला मंथ होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, बिकॉज लास्ट मंथ में बच्चों को लगता है सिलेबस भी बच गया है, हम क्वेश्चन सोल्व करें या हम नया कुछ पढ़ाई करें, या हमें अब मॉक टेस्ट ही देना चाहिए, पढ़ना कुछ भी नहीं चाहिए, या कुछ रिवाइज करना चाहिए। आपकी क्या अप्रोच थी लास्ट वाले 1 मंथ में? लास्ट 1 मंथ में लाइक मेरी अप्रोच एनसीईआरटी बेस्ड ही थी। और मैं बात करूँ तो मेनली फिज़िक्स की बात करूँ तो ऐसे कि फार्मूला रिवाइज करना, मतलब लास्ट मंथ कुछ भी नया करने के लिए नहीं है कि कुछ नया शुरू कर दो, उसके लिए लास्ट मंथ नहीं होता है। तो मेरी बेसिक अप्रोच थी कि मैं रोज़ 1 या 2 मॉक टेस्ट तो देती थी, लाइक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। ये मैंने पूरा अप्रैल किया है। और बाकी एनसीईआरटी रिवाइज करना था बायो में, और केमिस्ट्री फिज़िक्स में नोट्स एनसीईआरटी था। अच्छा, तो बायो में आपने प्योरली एनसीईआरटी पढ़ा, केमिस्ट्री फिजिक्स में एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ा या प्योर एनसीईआरटी अप्रोच था? जो हमें क्लास नोट्स में पढ़ाते थे, मैंने फ़िज़िक्स तो फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों में फ़ॉलो किया है, जो हमें पढ़ाते थे उनको अच्छे से फ़ॉलो किया है। अच्छा, क्लास नोट्स को फॉलो किया है, विच इज़ लिटिल आउट ऑफ एनसीईआरटी। हाँ, दैट इज़ लिटिल आउट ऑफ, बट या इट कवर्स ऑल पॉइंट ऑफ इट, सो ओके, ग्रेट। अच्छा, एक मेरा डाउट है बहुत सारे बच्चों की तरफ से कि बच्चे मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्टिल एग्ज़ाम डे में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनको स्ट्रेस हो रहा है या किसी तरह की घबराहट, नर्वसनेस फील होती है। तो ऐसी घबराहट फील हुई थी या यू वर ऑल गुड? मैं बताऊँ तो मुझे 3-4 से, मतलब जैसे 4 को मैंने लिटरली हर ऑल द बेस्ट शायद आंसुओं के साथ देख पढ़ा होगा। पता नहीं क्यों पर आँखों में आंसू आ रहे थे। मुझे ऐसा डर नहीं था कि कुछ बाहर से आएगा, क्योंकि ऐसा डर मुझे जनवरी फरवरी में था, जब पहली बार फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे थे, तब ऐसा डर था। तो नीट तक आते आते ये डर नहीं था, पर कहीं ना कहीं मुझे भी एक बहुत नर्वसनेस थी। तो मैं जब एग्ज़ाम सेंटर पे गई तब भी लाइक थोड़ा बहुत था ऐसे, मुझे खुद को नर्वसनेस थी। पर मुझे एक बात बहुत क्लियर थी कि अगर मैं कूल नहीं रही तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगी। अगर मैंने स्ट्रेस लिया, एंग्जाइटी हुई, तो मैं पक्का, और सिली मिस्टेक तो होनी ही होनी है उस सिचुएशन में। तो मैंने खुद को समझा रखा था कि कूल रहना है, आराम से करना है। तो लाइक टेस्ट शुरू होने के आधा 1 घंटा पहले, लाइक उधर एग्ज़ाम सेंटर पे मैंने खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया था कि एकदम चिल आराम से पेपर दे के आएंगे, अपना 100% दूंगी और कुछ नहीं सोचना है, बस पेपर देना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब स्ट्रेस को फाइट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को बिलीव दिलाओ कि यू कैन डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट। तो आप उन सारे 24 लाख बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन हो जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है। ऑल इंडिया रैंक 1 निकालना बहुत ही बड़ी फाइट होती है। तो जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कोई एक सिंपल मैसेज आप देना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि हार्डवर्क करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, और डिसिप्लिन को मेंटेन करो। लाइक मोटिवेटेड रहो। अगर डीमोटिवेशन होता है तो पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से बात करते रहो, बट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि लोगे तो वो पढ़ाई को इफ़ेक्ट करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो,
पॉसिबल है, हो सकता है। तो ये थी हमारे साथ में ऑल इंडिया रैंक 1 ईशा कोठारी, उदयपुर की शान, लड़कियों की जान एंड ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2024 यूजी।